स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में बिकवाली का सिलसिला कायम है। 80 पॉइंट नीचे इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 47,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो करीब 250 अंकों के नुकसान पर यहां पर भी ट्रेड बन रहा है। मिड कैप्स की चाल थोड़ी सी बेहतर है, 163 पॉइंट का इजाफा यहां, लेकिन इससे बेहतर दिन हमने देखे हैं मार्केट में जाहिर तौर पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज गेनर्स के फेवर में है क्योंकि मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वरना ऐसी स्थिति हम नहीं देखते। कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां से सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वहां पर ओएनजीसी की चाल काफ़ी मजबूत है, 4% के गेन्स कल की तेजी के बाद वो कायम है। आयशा मोटर्स की तरफ से योगदान है अच्छा खासा, 3% ऊपर ये काउंटर है। टाइटन और एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक अगर आप ध्यान देंगे सिर्फ 0.16% की बढ़त दिखा रहा है। आईसीआईसीआई इंडसिन की तरफ से दबाव है। इन्फोसिस आज कमजोर पड़ता हुआ, और इन्फी के साथ साथ एलटीआई माइंट्री भी है जो कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहा है। वो करीब 3% नॉक ले चुका है काउंटर। एलएनटी भी वीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल मार्केट में प्रेशर डाल रहे हैं। और आज पार्टिसिपेशन अगर आप देखें ना एलएनटी का है, रिलायंस की तरफ से उम्मीद तो थी कि ये कुछ सपोर्ट करेगा, लेकिन रिलायंस भी अब एकदम फ्लैट टू हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन ट्रेड्स पर आप फोकस करें, हमारे जानकारों के रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है, ये सब आपके सामने करेंगे पेश। और यहाँ पर अगर आप देखें ओशो कृष्णा है जो पॉजिटिव टेरिटरी में है। अरुण कुमार मंत्री के -2% के रिटर्न्स, अमोल के करीब -3.39% तक के रिटर्न्स। अब आज की तैयारी क्या बन रही है ये पहले समझ लेते हैं। कैसे पढ़ा जाए ओशो इस मार्केट को? ऊपरी लेवल्स पर आज एक और सत्र जहां पर बिकवाली का दबाव है। गुड मॉर्निंग आप सभी को, सारे पैनलिस्ट को। सबसे पहले देखिए, हमारे मार्केट में डोमेस्टिक अंडरटोन काफी पॉजिटिव है, बट अगर हम ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखते हैं जिसके वजह से हर दिन गैप डाउन आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंटली दिखाता है कि मार्केट में एक फॉलो अप बाइंग मिसिंग है। तो यहाँ पे अग्रेसिव बाई का अप्रोच नहीं रखना चाहिए। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी नियर अबाउट 22,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग पोजिशंस हुए हैं। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले 1 से 2 दिन और चैलेंजिंग हो सकते हैं। कल एक मिडवीक हॉलीडे भी है हमारा, एंड ग्लोबल मार्केट्स भी अनफेवरेबल हैं अभी हमारे मार्केट के लिए। सो बेटर है ऐसे में अग्रेसिव बेट्स ना लें। थोड़ा लोअर लेवल्स पे जाता है, 22,100 22,000 का जो जोन है ये कुशन प्रोवाइड कर सकता है। अभी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हो रहा है, बट हायर लेवल्स पे 22,300 एंड 280 स्पॉट लेवल्स पे रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे ही ज्यादा फोकस करें। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें। अमोल, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मोर और लेस मेरी भी स्ट्रैटेजी वही है कि मार्केट टेक्सचर थोड़ा सा अभी मुझे लगता है तो वीक है और वीक रहेगा। अभी फिलहाल एक निफ्टी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, बट ओवरऑल सेल ऑन रैलीज वाला ही टेक्सचर है शॉर्ट टर्म के लिए। तो सेल ऑन रैलीज का ही टेक्सचर अमोल भी कह रहे हैं। अरुण, आप भी ऐसे में फिर शॉर्ट साइड के ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस रहेगा? कल आप लोगों ने एक एक ट्रेड जोड़ा था, लेकिन आज क्या रुझान अब ज्यादा मंदी के ट्रेड्स लेने का है? गुड मॉर्निंग आशा जी, मुझे लग रहा है मार्केट अपने बॉटम के आसपास है, जो कि 1 से 2 डेटा हम चेक करते हैं। एफआईआईएस का डेटा, इवन पीसीआर का जो डेटा है थोड़ा ओवरसोल्ड नजर आ रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है 22,050 से 22,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। अगर आज भी मार्केट अगर और 30-40 पॉइंट नीचे गिरता है तो 22,050 22,100 के आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसी के आसपास का स्टॉप लॉस ला के मुझे लग रहा है कॉन्ट्रा बाई लेना चाहिए मार्केट में, क्योंकि 4 दिन की लगातार गिरावट इंडियन मार्केट्स में भी हो रही है। 6 दिन लगातार यूएस मार्केट भी गिरा है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है। इसलिए क्लियरली शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं है। शॉर्ट की सलाह अगर राइज आएगा तो वहां करेंगे, पर करंट लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं है। 30-40 पॉइंट अगर नीचे गिरता है मार्केट तो 22,050 के स्टॉप लॉस साथ निफ्टी को लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। तो और डिप्स पर शायद निफ्टी तेजी की पोजीशन के लिए एक कंपल्सिव बाय रह सकता है, फिलहाल नहीं। चलिए, आप लोगों के टॉप ट्रेड्स कल देखिए, पैसा उन्हीं ट्रेड्स में सबसे ज्यादा बना जहां पर मंदी का ट्रेड था। तो अरुण कुमार मंत्री का डीएलएफ शॉर्ट साइड का ट्रेड 1.5% के रिटर्न्स कमा कर गया। ओशो का टीवीएस मोटर शॉर्ट साइड का ट्रेड करीब 1.2% के रिटर्न्स कमा कर गया। अमोल का बैंक ऑफ बड़ौदा सेल साइड का ट्रेड करीब 3% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब था, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी ट्रेड्स नहीं चले
तो कुछ कुछ ओवरऑल रिटर्न की स्थिति बिगड़ी। आज के लिए नया सौदा क्या रहेगा? इनफैक्ट आज आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेड बुक किया है मंदी की तरफ अमोल, कल एग्जिट किया क्रॉम्पटन और जेबी केमिकल में। आज का नया सौदा क्या है? जी, मुझे भारत फोर्ज अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 1185 के आसपास चल रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और टारगेट उसके निकल के आ रहे हैं 1270 के आसपास, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1155। काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है ये। 2 दिन के करेक्शन में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है और हायर बॉटम फॉर्मेशन है। सो टेक्सचर ये बता रहा है कि अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, तो भारत फोर्ज एक नया ट्रेड रहेगा 1270 के लिए आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन। इनफैक्ट आज सुबह ओपनिंग के दौरान भी स्टॉक में मोमेंटम दिखा था, उस पर एक और जानकार ने बाय कॉल दी थी। 1155 स्टॉप लॉस रहेगा और आप कह रहे हैं 1270 का टारगेट है भारत फोर्ज पर। एक बार स्टॉक का चार्ट स्क्रीन पर रखेंगे डायरेक्टर साहब, देखें तो ये 1182 के आसपास जो पहुंचा है, स्थिति क्या बनी है? तो आज का लो 1162, वहां से रिकवरी दिखाकर अब 1182 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ यहाँ से 40 की और मजबूत होने के आसार बन रहे हैं। चलिए अब अरुण का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अरुण का डीएलएफ आज इन्होंने बुक किया है ये ट्रेड कोची शिपयार्ड, कल्याण ज्वेलर्स जैसे ट्रेड से कल ही एग्जिट कर लिया था, और एमआरपीएल के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अरुण, आज का नया सौदा क्या है? अगेन एएमसी कंपनीज में मुझे लग रहा है कि अच्छे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, चाहे वो निपॉन लाइफ हो या फिर एचडीएफसी एएमसी। तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी एएमसी में एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का संकेत ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, तो इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 3670 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3865 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में ये टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। ओके, एचडीएफसी एएमसी में ट्रेड तेजी का इस समय, बाय साइड का ट्रेड 3865 एक अपॉर्चुनिटी है तेजी के लिए, और 3670 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। एचडीएफसी एएमसी में आज हमने देखा है कुछ इंटरेस्ट आया है तेजी की तरफ, ये इनफैक्ट गेनर्स में शामिल है। ओआई एडिशन भी करीब करीब 3% प्लस का स्टॉक में देखने को मिला है। चलिए अब ओशो का ट्रेड ले लेते हैं, और ओशो ने एक तो सन टीवी के बाय साइड के ट्रेड को अभी भी होल्ड किया हुआ है, वहां पर अगर आप ध्यान दें तो वो अभी भी स्टॉक है। इसके अलावा रैडिको खैतान बुक किया कल, और टीवीएस मोटर भी बुक किया। ओशो, आपका नया सौदा? जो नया फ्रेश बाई है वो दीपक नाइट्राइट पे है। दीपक नाइट्राइट में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हुआ है पिछले 3 दिनों से, एंड अभी भी अपने ऑल टाइम हाई डे हाई पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे ही बाई करने की सलाह है। 2250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड आने वाले 1 से 2 दिनों में नियर अबाउट 2450 के टारगेट्स हमें इस काउंटर में देखने को मिल जाएंगे। 2450 के टारगेट्स तेजी की तरफ रहेंगे। 2250 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी दीपक नाइट्राइट में बनती हुई ये ओशो की पसंद है। ओशो दूसरा ट्रेड इस समय देंगे या फिर दोपहर का इंतजार होगा? नहीं, दूसरा ट्रेड भी रेडी है। दूसरा ट्रेड सेल की तरफ है। ग्रासिम में सेल का रिकमेंडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट लेवल्स पे ही सेल की सलाह बनेगी, एंड हायर लेवल्स पे अगर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका 2280 के पास। तो 2280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, करंट लेवल्स पे सेल करें, एंड 1970 के टारगेट्स हमें 2170 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 2170 के टारगेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ग्रासिम में मंदी वाला ट्रेड है ये, और स्टॉप लॉस आप 2280 का रखेंगे। यहाँ पर दरअसल शॉर्ट साइड का ट्रेड इस समय आ रहा है। अब अरुण, आपका क्या प्लान है? तेजी मंदी कोई इस समय ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ है? देखिए 2 से 3 स्टॉक है, पर मुझे लग रहा है 1 घंटा और वेट करूंगा, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स कैसे ओपन होते हैं उसी के हिसाब से दूसरा कॉल ओपन करेंगे। पर मोस्टली मुझे लग रहा है मेरा थर्ड कॉल भी जो रहेगा वो बाय साइड ही रहना चाहिए। ओके, तो थर्ड कॉल जो आएगा वो बाय साइड का ही रहेगा, लेकिन इस समय नहीं, 1 घंटा और लेंगे। यूरोप से क्यूज देखकर ही वो ट्रेड इनिशिएट किया जाएगा। अमोल, आप भी कुछ रुकना चाहेंगे क्या? जी हर्षदा जी, मैं रुकना चाहूंगा। अगर मार्केट में वीकनेस बढ़ता है तो शॉर्ट साइड की तरफ भी फोकस रहे। ओके, तो शॉर्ट साइड की तरफ शायद एक ट्रेड आएगा इफ द वीकनेस परसिस्ट्स। ये इनफैक्ट टाइम लेंगे हमारे दूसरे 2 जानकार अमोल और अरुण। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो लगातार तेजी में हैं, और उनमें बैटरी मैन्युफैक्चरर्स आजकल
फेवरेट्स के तौर पर उभर कर आए हैं। कल भी अच्छी तेजी थी एक्साइड में, आज फिर भले ही ये बैन में चला गया हो, लेकिन 6% के गेन्स दिखा रहा है एक्साइड का शेयर। और सिर्फ एक्साइड ही नहीं, अमर राजा भी रेडार पर आने लगा है। तो ब्रोकरेजेस को ये पूरा पैक आजकल इतना पसंद आ रहा है। किस तरह के बिजनेस में इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, वो किया Hyundai वाली डील एक्साइड के लिए क्या लेकर आएगी, और ओवरऑल क्या इस सेक्टर में री रेटिंग की संभावना दिख रही है। यतिन हमारे साथ हैं ये बताने के लिए। देखिए हर्षदा, जहाँ तक कि बैटरी मेकर्स का सवाल है, क्लियरली यहाँ एक फास्ट चार्जिंग मोड पे आपको शेयर्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्साइड अमरा राजा ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों में आपको ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली इसको इलॉन मस्क की जो इंडिया विजिट, इसको भी जोड़ के देखा जा रहा है। 21-22 अप्रैल को रिपोर्ट्स के हिसाब से इलॉन मस्क इंडिया आएंगे और 22 तारीख को पीएम मोदी के साथ मीटिंग करेंगे। और बहुत हाई चांसेस हैं कि टेस्ला अब एक नई फैक्ट्री इंडिया में शुरू करेगा। ऑब्वियसली शुरुआत में वो ईवी पॉलिसी के तहत कार्स भी इंपोर्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक एक्सपोर्ट हब बनाने की जो गुंजाइश है, इसको लेकर मार्केट काफ़ी एक्साइटेड है। इनफैक्ट अगर हम बैटरी मेकर्स की बात करें तो बहुत सारे शेयर्स में आपने मोमेंटम देखा है। कहीं ना कहीं एक्साइड और अमरा राजा बैटरीज की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त ब्रोकरेज कवरेज भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो नोमुरा का रिपोर्ट आया है, यहाँ इन्होंने टारगेट बढ़ा के अभी 485 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो Hyundai और किया की डील हुई है एक्साइड के साथ लिथियम आयन बैटरी सप्लाई करने के लिए, उसको बहुत अहम माना जा रहा है, जिसके कारण स्टॉक में आपको मोमेंटम दिख रहा है। इनफैक्ट OEMs को 50% ऑर्डर घरेलू कंपनियों को देना पड़ेगा जब ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होगी। तो आपको अगर PLI स्कीम और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स चाहिए तो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे काफ़ी सारी घरेलू कंपनीज को फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में चाहे वो एक्साइड हो, अमरा राजा बैटरीज हो, बहुत सारी दूसरी छोटी कंपनीज जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है, यहाँ आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल एक पूरा पॉकेट जहाँ पर हमने देखा है काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, उस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स वैसे भी फोरफ्रंट पर आते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे वो बड़ी बैठक जो होने वाली है इलॉन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, तो ये पूरा फ्लेवर आपको मार्केट में दिखाई देगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके कहा था कि इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग पीएम मोदी, और उसके बाद भारत में टेस्ला की एंट्री, इस सब की अटकलें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टारलिंक भी शायद वो भारत के लिए लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसी सिचुएशन उभर कर आ रही है कि भारत एक बहुत बड़ी मेक इन इंडिया स्टोरी के तौर पर उभर कर आ रही है, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आगे क्लियरली भारत के नौजवानों के लिए भी रहेगी, जहां पर इसी के तहत कई सारे रोजगार के मौके भी मिलेंगे। इनफैक्ट इसी पर पीएम मोदी ने बयान भी दिया है, वो एक बार आपको सुना दें। एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। और मैं अभी उनको मिला ऐसा नहीं, मैं 2015 में उनकी फैक्ट्री देखने गया था, वो कहीं बाहर थे, तो स्पेशली अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके वो वापस आए। मुझे सब चीज़ें खुद ने अपनी फैक्ट्री में दिखाई और उनका विजन क्या है वो मैं उनसे समझा। मैं अभी गया तो दोबारा भी उनसे मिला था, और अभी वो भारत आने वाले भी हैं। देखिए, भारत में पिछले 10 साल में दुनिया भर से हर क्षेत्र में पूंजी निवेश हो रहा है। अब हमारा ईवी मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितना बड़ा बना है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि कितना बदलाव आया है, लोग पकड़ नहीं पाते। 2014-15 में हमारे देश में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, 2000 बिके थे। 14-15 में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। 2023-24 में 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। कहाँ 2000 और कहाँ 12 लाख। इसका मतलब इतना बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बना है, पर्यावरण को बहुत बड़ी मदद मिली है। यानी एक प्रकार से, और उसको लेकर के हमने आपको एक पॉलिसी का रूप दिया है। हमने दुनिया को कहा कि भाई भारत बहुत तेज़ी से ईवी पे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते वो आना चाहे आइए। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में
वो चीज़ें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। और मैं उसके लिए, अब देखिए गूगल उसका बड़ा काम यहाँ कर रहा है, सैमसंग यहाँ पर आया, एप्पल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आया, हमारे यहाँ बड़ोदरा के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू हुआ, सेमीकंडक्टर के लिए अभी तो ताइवान के एक लीडर का बड़ा अच्छा बयान भी आया। यानी हम हर क्षेत्र में चाहते हैं कि लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हम चाहते हैं कि लोग पूंजी निवेश करें, हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। मैं ये अब मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा देश के गेहूं बाहर जाए और ब्रेड में बाहर से लूँ, मैं ऐसा नहीं चलाऊँगा। जो भी करूँगा मेरे देश में करूँगा, मेरे देश के नौजवानों के लिए करूँगा, और मैं इसके लिए नीतियाँ भी बनाता हूँ, हिम्मत के साथ बनाता हूँ, और लोग आ भी रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, लेकिन एक बड़ी अपडेट एमटीएनएल के मोर्चे पर। सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल की दिल्ली और मुंबई की जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी कोशिशों को अब एक झटका लगा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 50% प्रॉफिट शेयर की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ प्रॉपर्टीज को बेचने की मंजूरी देने से सीधा इनकार कर दिया है। तो एक बड़ा सेटबैक ऑफ कोर्स है एमटीएनएल के लिए। ज्यादा डिटेल्स असीम मनचंदा के पास है इस खबर पर। असीम, ये तो बड़ी प्रॉपर्टीज और एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग मोमेंट था एमटीएनएल के लिए, डीरेल हो रहा है। जी सही कहा आपने, सरकार ये चाहती थी कि जो एमटीएनएल है उसकी दिल्ली और मुंबई की प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया जाए। दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल की कुल 281 प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं सबसे पहले दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डीडीए ने लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर एमटीएनएल को दी हुई हैं। तो उसने इसको लेकर के ऑब्जेक्शन जताया। उसने कहा कि ये सिर्फ एमटीएनएल को यूज़ करने के लिए दी थी, अगर एमटीएनएल इसको बेच रहा है तो उसको पॉलिसी के मुताबिक जो भी उसको प्रॉफिट होगा उसका कम से कम 50% डीडीए को देना पड़ेगा। तो ये सीधे सीधे एक अड़ंगा है डीडीए की तरफ से। डीडीए कहता है कि अगर आपको एग्जम्पशन दी जाएगी तो बाकी सारी कंपनियां भी इसके लिए एग्जम्पशन की मांग करेंगी, तो वो कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये एक रोड ब्लॉक डीडीए की तरफ से आ गया। जबकि मैं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करूं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को रिजर्व करके दिया गया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने उनको अनरिजर्व करने से इनकार कर दिया, बोला कि हम इसके लिए एनओसी आपको नहीं देंगे, और जब तक एनओसी महाराष्ट्र सरकार से नहीं मिलता तब तक वो प्रॉपर्टी बेच पाना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के मामले की जहां शुरुआत हुई थी मामला वहीं पर अटक गया है। जो नेशनल लैंड एसेट मोनेटाइजेशन कमेटी बनी थी वो इसको लेकर के काम लगातार कर रही है, लेकिन कोई भी जो ब्रेक थ्रू है वो काफी जल्दी आता हुआ नजर हमको नहीं आ रहा है। तो कोई ब्रेक थ्रू यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। स्टॉक में वो रिएक्शन आपकी खबर के आने के साथ ही दिख रहा है। 2.5% ऊपर था, 0.5% नीचे आ चुका है। एक मेजर सेटबैक की बड़े पैमाने पर जो प्रॉपर्टी बेचकर जो सरकार रकम कमा सकती थी और होपफुली उसका कुछ अंश शेयर होल्डर्स को भी मिलता डिविडेंड के तौर पर, वो नहीं होगा, क्योंकि डीडीए ऑफ कोर्स अपने हिस्से की मांग कर रहा है और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार अप्रूवल नहीं दे रही है। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। चलिए वापस लौटते खिलाड़ी नंबर 1 पर, और यहाँ पर क्या ट्रेड्स आज हमारे जानकारों ने लिए हैं, उसका कितना फायदा मिल रहा है ये आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं। तो अरुण कुमार मंत्री ने एमआरपीएल कैरी किया, 245 का टारगेट, 224.50 स्टॉप लॉस है। एचडीएफसी एएमसी नया जुड़ा, 3865 टारगेट, 3670 इनका स्टॉप लॉस है। अब रिटर्न्स की सिचुएशन देखें तो एमआरपीएल 0.36% जोड़कर दे रहा है, एचडीएफसी एएमसी का इनके ऐड करने के बाद ज़्यादा कुछ योगदान है नहीं। लेकर आइए ओशो का पोर्टफोलियो। तो ओशो ने सन टीवी किया है कैरी, 660 का टारगेट, 600 का स्टॉप लॉस। साथ ही दीपक नाइट्राइट 2450 का टारगेट, 2250 का स्टॉप लॉस है, और ग्रासिम शॉर्ट साइड का ट्रेड 2170 का टारगेट, 2280 का स्टॉप लॉस है। सन टीवी आज कर रहा है ड्रैग 1%, लेकिन दीपक नाइट्राइट 0.43% जोड़ता हुआ, ग्रासिम 0.05% जोड़ रहा है। अमूल ने एक ही ट्रेड जोड़ा है, एक जगह खाली रखी है, वो है भारत फोर्ज जो ऐड हुआ है, 1270 टारगेट है, 1155 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन देखेंगे तो भारत फोर्ज करीब 0.44% जोड़ रहा है। अब आज कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक हुआ है, अब वहाँ से आगे कितनी बात बनी है वो आपकी स्क्रीन पर। ओशो लगभग 2% के रिटर्न्स हैं, अरुण कुमार मंत्री 1.35% के रिटर्न्स पर,
अमोल जो -3 पर कल दिन छोड़कर गए थे अब -1 पर है, तो वहां पर इनके पोर्टफोलियो में भी रिकवरी देखने को मिली है। वो शॉर्ट साइड का फायदा इनके हाथ लगता हुआ। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव अगर हमारे जानकारों की तरफ से आएगा, और वो आएगा ज़रूर, क्योंकि अरुण के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है और साथ ही अमोल के पोर्टफोलियो में भी एक जगह खाली है। नए ट्रेड्स क्या होते हैं उसका एक अपडेट हम लेकर आएंगे 1 बजे के कार्यक्रम में, और ऑफ कोर्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी वो जानकारी हम शेयर ज़रूर करेंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन। चलिए लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते मिड कैप्स चुस्त है, लेकिन निफ्टी बैंक की स्थिति वैसी की वैसी। हालांकि निफ्टी अब 22,200 पर लौटा ज़रूर है। ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट्स का।